हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था। उस पर बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर चुके थे और कुछ नोट के पॉइंट हमने जाने थे, जिसमें हमने फार एक्शियल नियर एक्शियल पोजीशंस पर रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बच्चों उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिंग पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे दो आपको कोएक्सियल रिंग्स यहां पर दिखाई गई है। कोएक्सियल और एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई ये रिंग्स है। इस वाली रिंग पर चार्ज कुछ Q1 है और इस वाली रिंग पर चार्ज कुछ Q2 है। पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहां पर पहले से दिखा रखा है। रेडियस दोनों की सेम है, कैपिटल R के बराबर रेडियस है। एक बीच में एक्सिस पर इनके पॉइंट P है, जिसके पहले रिंग से सेंटर से दूरी √3r के बराबर है और दूसरी रिंग के सेंटर से दूरी उसकी r के बराबर है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, अगर इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपको बताना है कि Q1 Q2 के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो किस रेशियो में होंगे। क्वेश्चन अपने को क्लियर होना चाहिए। अगर इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपको बताना है कि Q1/Q2 का रेशियो क्या होगा। अब बच्चों इसके लिए इधर ध्यान से समझें। पहली बात, दोनों रिंग्स पर लाइक नेचर का चार्ज होना जरूरी था। अगर अनलाइक नेचर का चार्ज होता तो बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का कोई चांस ही नहीं है। अब मैंने यहां इसको इस तरह से दिखा दिया है, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर पहली रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा इधर की ओर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज रिंग इज अवे फ्रॉम रिंग, तो इस तरह से हमने E1 इधर दिखा दिया है। सिमिलरली इस दूसरी वाली रिंग के कारण पॉजिटिव चार्ज Q2 के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E2। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट रिंग, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड रिंग। अब बच्चों आगे की बात यह है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा? तब 0 होगा जब E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। EP विल बी 0 इफ E1 इक्वल टू E2। अब E1 E2 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देते हैं बच्चों। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट रिंग, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा आपको? रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने बताया था, KQX अपॉन R² प्लस X² और उस पूरे ब्रैकेट की पावर 3/2। तो KQ1 एक्सियल डिस्टेंस x की जगह √3r, नीचे r² प्लस x² की पावर 3/2। तो x² करेंगे √3r का स्क्वायर हो जाएगा 3r² के बराबर। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं इसी फॉर्मूले से, तो वही KQX अपॉन R² प्लस X² की पावर 3/2 लगाते हैं, KQ2R अपॉन R² प्लस R² की पावर 3/2। बच्चों काटा पीटी पहले इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3/8 KQ1/R² निकल के आएगा और आप उधर वाले को सिंप्लीफाई करके देखिए तो ये KQ2 अपॉन 2√2R² निकल के आएगा। बच्चों ऊपर का R नीचे के जो R³ का टर्म होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे R² बचेगा। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहां से K और R² भी कैंसिल होगा बच्चों, और Q1/Q2 का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो ये मल्टीप्लीकेशन के बाद निकल के आता है 8/2√6, या आप इसको लिख सकते हैं 4/√6। तो कुल मिला के अगर इन दोनों रिंग्स के जो चार्जेस है वो अगर 4/√6 के रेशियो में होंगे तब कहीं जाकर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो सकेगा। बच्चों ध्यान देना है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज रिंग हो जाती, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती, तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिंग की तरफ लगने लग जाता और उस केस में E1 E2 दोनों ऐड हो जाते। E1 E2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो फिर वो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 हो पाता है जब दोनों रिंग्स पर चार्जेस सेम नेचर के हो। P का मतलब है दोनों रिंग्स के बीच में अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट P आप ले रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगा जब दोनों रिंग्स पर लाइक चार्जेस होंगे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत पेशेंस से ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें चलना है। चार्ज कैपिटल Q is uniformly distributed over a ring of radius capital R. If now a small portion of length dl is removed from ring, then electric field at center of ring becomes। क्वेश्चन यही है आपको जितना दिया गया है। एक चार्ज Q है जिसको पहले कैपिटल R रेडियस के रिंग पर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन हमने उससे एक छोटा सा पोर्शन dl रिमूव कर दिया है। तो पूछ रहा है कि dl पोर्शन हटाने के बाद रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मैं कंडीशन आपको यहां समझाता हूं। पहले क्वेश्चन के हिसाब से एक कंप्लीट रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल R है। अगर इस पर चार्ज Q मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसकी लैम्डा क्या होगी? Q/2πr।
लैम्डा हमें पहले निकालनी है बच्चों। अगर आपने पोर्शन रिमूव करने के बाद चार्ज दिया होता तो कंडीशंस बदल जाती। चार्ज आपने पहले दिया है तो इसीलिए लैम्डा इस समय क्या है, Q/2πr। और आप जानते हैं इस समय सेंटर ऑफ रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। एक कंप्लीट चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, 0। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर हमने मान लीजिए यहां से एक छोटा सा पोर्शन dl रिमूव कर दिया है तो अब बताइए इसी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बच्चों अगर आपने एक पोर्शन रिमूव कर दिया है तो अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। उसका कारण आप अभी दो तरह से समझ सकते हैं। पहले तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, रिंग में क्या होता है बच्चों, आमने सामने के एलिमेंट्स एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। अब आपने अगर यहां से एक पोर्शन रिमूव कर दिया है तो इसके सामने का जो सिमेट्रिक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस नहीं हो पाएगा और इसीलिए सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करना है जरा आगे देखते हैं। ये मैंने यहां दिखा दिया बच्चों। अप्रोच बड़ी सिंपल सी है, जो पोर्शन आपने हटा दिया था उस पोर्शन को यहां लाकर आप दोबारा से इस तरह से जोड़ दीजिए। ये मैंने दिखा दिया है, यहां पे लाके दोबारा से मैंने पोर्शन को जोड़ दिया है। ये जो पोर्शन हटाया गया था इसको रिमूव्ड पोर्शन कहा जाएगा, जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है उसको रिमेनिंग पोर्शन कहा जाता है। अब ये बात बताओ बच्चों, अगर सेम चार्ज डेंसिटी के साथ मैंने dl लेंथ का पोर्शन यहां लाकर जोड़ दिया है तो अब ये क्या बन गई है, कंप्लीट रिंग। और कंप्लीट रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, 0। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा, मैं एक कंप्लीट रिंग को कह सकता हूं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ई रिमेनिंग प्लस ई रिमूव्ड। हम एक कंप्लीट रिंग को रिमेनिंग प्लस रिमूव्ड पोर्शन का कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। तो यानी कंप्लीट रिंग का अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कंप्लीट रिंग को मैंने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, रिमेनिंग प्लस रिमूव्ड पोर्शन से। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, दिस इज द रिमेनिंग प्लस रिमूव्ड, तो रिमेनिंग प्लस रिमूव्ड मिलके क्या बन जाता है, कंप्लीट रिंग। अब आगे की बात, अगर ई रिमेनिंग प्लस ई रिमूव्ड बराबर 0 है तो यहां से आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो ई रिमेनिंग बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई रिमूव्ड। जिसका मतलब ये है कि रिमेनिंग रिंग का सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव्ड पोर्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव वेक्टर होगा। बच्चों नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है मगर डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट ऑपोजिट। तो अब इधर सुनिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिमूव्ड पोर्शन है हम उसको एक पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं। अगर ये एक पॉइंट चार्ज dq है तो इसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इधर की तरफ। पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, जिसको मैंने यहां क्या नाम दिया है, ई रिमूव्ड। और अगर आप कह रहे कि ई रिमेनिंग इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ई रिमूव्ड तो इसका मतलब रिमेनिंग रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस ई रिमूव्ड का नेगेटिव वेक्टर होगा। ई रिमूव्ड का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा बच्चों, इससे डायरेक्शन में जस्ट ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड में ठीक इसके बराबर। ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड में इसके बराबर होगा। यहां अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मैंने इधर भी दिखा रखा है, सेंटर पर रिमूव्ड पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, रिमेनिंग पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इसके ऑपोजिट होगा बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे और एक दूसरे को इस तरह से कैंसिल कर रहे होंगे। तो बच्चों तो वेक्टर की बात है। अब मैं मैग्नीट्यूड पे आ जाता हूं। अगर मैग्नीट्यूड में मैं बात करूं तो रिमेनिंग रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं बच्चों, वेक्टर हटा दिया, आप ध्यान दे सकते हैं। तो ठीक है, अब रिमेनिंग का मैग्नीट्यूड बता देते हैं। रिमेनिंग का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिमूव्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। रिमूव्ड पोर्शन एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। बच्चों इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस आर के बराबर होगी, तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। मैंने डी क्यू को यहाँ क्या लिख दिया है, लैम्डा इंटू डी एल। मैंने आपसे बोला था सेम चार्ज डेंसिटी का पोर्शन लाके हमने यहाँ कनेक्ट किया है, तो डी क्यू को मैंने लैम्डा डी एल लिख दिया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू q/2πr, अभी थोड़ी देर पहले आपको पहले लिखकर बताई थी। dl की जगह dl, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगा, रिमेनिंग रिंग के कारण q/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r क्यूब के बराबर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। अब बच्चों ये तो हमने एक अप्रोच करी है, मैं आपको एक दूसरे अप्रोच से भी इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको उससे समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है। सपोज ये हमारी कंप्लीट रिंग है अब, और इस तरह से मैं यहां पर ये पोर्शंस यहां दिखा देता हूं। ये सेंटर है, इस तरह से आपने जो पोर्शन रिमूव किया था वो यहां पे था, इस पोर्शन को आपने रिमूव किया। तो बच्चों दरअसल होता क्या है, इस पोर्शन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इधर की तरफ, इसको अपन 1 नंबर नाम दे देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1 बना।
ठीक इसके सामने अगर सिमेट्रिक एक पोर्शन हम लेकर चल रहे हैं उतनी लेंथ का dl, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर की तरफ बनता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ E2 नाम दे देता हूँ। और बच्चों जब पूरी कंप्लीट रिंग होती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस E2 को बैलेंस कर देता है। ऐसे इधर आमने सामने के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करते चले जाते हैं। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर मैं यहाँ से dl पोर्शन को, इस वाले dl पोर्शन को अगर मैं रिमूव कर देता हूं, मान लीजिए 1 नंबर वाले पोर्शन को मैंने यहां से हटा दिया, तो इसको हटाते ही E1 नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से गायब हो जाएगा। अगर E1 गायब हो जाएगा तो अब सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा बचेगा? E2 बचेगा। एंड व्हाट इज E2? E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल पॉइंट चार्ज, जो कि गैप के ठीक सामने सिचुएटेड है। यहां हम एक एलिमेंटल पॉइंट चार्ज मान के चल रहे हैं k/r²। तो इसीलिए अब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जो होगा वो E2 के अलोंग होगा और डायरेक्शन शायद आपकी ऐसे इधर की ओर ही निकल के आ रही होगी। तो बच्चों जरा देखना, क्या यहां पर भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही आ रहा था? जवाब है हाँ, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गैप। अगर आपको ये अप्रोच ज्यादा दिक्कत देती हो और अगर ये आपको इजी लगता हो, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये पोर्शन हटाते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बैलेंस नहीं हो पाया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा। मैग्नीट्यूड में k/dq/r² होगा। k/dq/r² के बाद बाकी सारे स्टेप सेम होंगे, k λ/dl/r² रखेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे, तो आपका आंसर फिर से सेम निकल के आ जाएगा। तो बात बस यही समझनी थी, इसीलिए रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बच्चों। आमने सामने के सिमेट्रिक एलिमेंट्स एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल करते चले जाते हैं और इसी की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 निकल के आता है। बच्चों अभी तक हमने रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे। रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं। अब बच्चों उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक रिंग आपको दिख रही होगी, वही YZ प्लेन में रखी हुई रिंग है, हमें डायग्राम से समझ के चलना है बच्चों। एक -q चार्ज इस रिंग के सेंटर पे रखा हुआ है और एक्सिस आपको दिखा रखा है, एक्स एक्सिस हम रिंग के एक्सिस के अलोंग इस तरह से बांध सकते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इफ -q चार्ज इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग x एक्सिस एंड रिलीज्ड, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इट्स SHM। बच्चों क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बोल दिया है कि यानी ये -q चार्ज SHM करेगा। वैसे अगर आपको ध्यान आ रहा हो, हम इस हेडिंग को पहले डिस्कस कर चुके हैं इक्विलिब्रियम एंड SHM प्रॉब्लम में। वहां मैंने आपको बताया था कि अगर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल हो एंड डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो तो आप मोशन को SHM रिपोर्ट करते हो, फिर उस SHM की टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है उसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में SHM है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, आपको तो बताना है कि उसका टाइम पीरियड क्या है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को समझते हैं आगे इस तरह से। ये देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आपको पता है रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यानी रिंग का सेंटर एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। उस न्यूट्रल पॉइंट पे लाके आप कोई भी चार्ज को रखें, भले +q को रखें या -q को रखें, उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा बच्चों? 0। और नेट फोर्स अगर 0 है -q चार्ज पर अगर सेंटर पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि द सेंटर ऑफ रिंग इज द मीन पोजीशन फॉर दिस चार्ज। इसको मैंने MP से लिखा है बच्चों, ये जो सेंटर ऑफ रिंग रहा है यहाँ पर, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ दिस चार्ज। अब बात यह है कि हमने इस चार्ज को x अमाउंट से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया है और फिर रिलीज किया है। तो बच्चों ये देखिए, अगर आपने x डिस्टेंस से इस -q चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दिया है तो इस जगह जाकर रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिवली चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बच्चों? अवे फ्रॉम रिंग। तो उसको मैंने ई रिंग के नाम से ऐसे ही इधर दिखा रखा, आप ये देख पा रहे होंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। और यहां लाकर अगर मैं किसी नेगेटिव चार्ज को रख रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है बच्चों? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये रीस्टोरिंग फोर्स होगा, यानी द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। और क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट x बहुत छोटा सा दिया है तो मोशन विल बी SHM। ये तो मैं क्वेश्चन में पहले बोल रखा था, अदरवाइज हम चेक करके भी बता सकते थे। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं बच्चों, सोच के देखिए, अगर यहाँ -q की जगह आपने +q चार्ज लाके रखा होता, या यूं कह दीजिए +q चार्ज को आपने डिस्प्लेस किया होता, तो अगर यहाँ +q चार्ज रखते तो उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता तो वो फोर्स डायरेक्टेड होता अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर वो फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है
तो इक्विलिब्रियम का नेचर क्या हो जाता बच्चों, अनस्टेबल, और फिर आप जवाब देते हैं कि द पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन अगेन। पर अभी हम अपने क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं बच्चों, आपको सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ समझा दिया है। इस नेगेटिव चार्ज पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब हमें एसएचएम का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो हम अपने वही 3 स्टेप का प्रोसेस यहाँ करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या किया था बच्चों, हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, F इक्वल टू QE का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। Q की जगह Q, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों कल मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि अगर ये नियर एक्सियल पॉइंट है, क्योंकि x आपने बहुत स्लाइड सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो इसीलिए P क्या है बच्चों, नियर एक्सियल पॉइंट। नियर एक्सियल पॉइंट के लिए रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQX अपॉन R3। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ रख दिया है। फोर्स की जगह मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों, K की जगह 1/4πε0 रखिए और इसको रीअरेंज करिए तो एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है QQ अपॉन 4πε0 mr³ मल्टीप्लाइड बाय x। ये आपने एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल दिया है इन टर्म्स ऑफ x। और फिर आगे की बात आप जानते हैं, अब हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करना है विद a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। जैसे ही आप इसको ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले एसएचएम की ओमेगा क्या निकल के आएगी, अंडर रूट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 mr³। अगर ओमेगा 2πf होता है तो फ्रीक्वेंसी बराबर लिखी जा सकती है 1/2π अंडर रूट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 mr³। और टाइम पीरियड आप जानते हैं 1 फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, तो इसको रिवर्स करके अगर हम लिखेंगे तो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 2π अंडर रूट 4πε0 mr³ अपॉन कैपिटल Q स्मॉल q। बच्चों हमसे टाइम पीरियड ही पूछा था, हमने टाइम पीरियड का आंसर बता दिया है। बाकी अगर हमसे ओमेगा फ्रीक्वेंसी पूछता तो भी हम आंसर कर सकते थे। आपने देखा सारा प्रोसेस होगा वही रहा है, हमें वही रिस्टोरिंग फोर्स निकालनी है, उससे एक्सेलरेशन बनाना है, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करना है। थोड़ा सा ध्यान ये देना है बच्चों इन टर्म्स में, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ रिंग, कैपिटल Q इज द चार्ज ऑफ रिंग, स्मॉल q इज द चार्ज जो आपने डिस्प्लेस किया है, और जो छोटा m आपने लिखा है दिस इज द मास ऑफ डिस्प्लेस चार्ज। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों आगे, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा समझिएगा, थोड़ा सा टफ पड़ता है मगर इस तरह के क्वेश्चन हमें करना आना जरूरी है। बच्चों क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक रिंग आपको यहाँ दिख रही होगी, कैपिटल Q इसका चार्ज है, कैपिटल R इसकी रेडियस है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस Q0 इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ रिंग फाइंड इंक्रीमेंट इन टेंशन ऑफ रिंग। बच्चों इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या पूछा है, इंक्रीमेंट इन टेंशन ऑफ रिंग। मैं इंक्रीमेंट की बात क्यों कर रहा हूं पहले वो बताता हूं। बच्चों सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप सेंटर पे कोई चार्ज नहीं भी रखते तो भी क्या होता है, रिंग के जो आमने सामने के पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट है वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और उसके कारण रिंग एक स्ट्रेचिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। उस स्ट्रेचिंग फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग टेंशन फोर्स बैलेंस कर लेती है। तो अगर आपने सेंटर पे कोई चार्ज नहीं भी रखा है तो भी रिंग के अंदर एक टेंशन होगी। अब बात ये हो रही है कि अगर मैंने सेंटर पे लाकर एक प्लस Q0 चार्ज रखा तो ये भी हर एलिमेंट पर और एक्स्ट्रा पुशिंग फोर्स लगाएगा। भाई ये भी तो सामने के, अगर हम इसको एक पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट मान ले तो ये प्लस Q0 इस पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट को इधर रिपेल करेगा, ऐसे इसको भी रिपेल करेगा, इधर भी रिपेल करेगा, इधर भी रिपेल करेगा, सबको ये रिपेल करता जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस एक्स्ट्रा चार्ज के रखने के कारण जो टेंशन में इंक्रीमेंट हुआ है वो हमें यहाँ बताना है। तो यानी बच्चों हमारा सारा डिस्कशन चार्ज को रखे बाद के फोर्सेस से होगा, हम पहले वाली कंडीशन से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं इंक्रीमेंटेड टेंशन को यहाँ टी के नाम से दिखा चुका हूँ। सबसे पहली बात, रिंग के लिए हम लैम्डा डिफाइन कर लेते हैं। तो रिंग पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, क्यों, अगर हम लेंथ की बात करें जिस लेंथ पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो है 2πr। तो लैम्डा तो हमारे पास कितना निकल के आ गया बच्चों, Q अपॉन 2πr। इसको आगे हम अभी यूज करेंगे। अब करना क्या है बच्चों, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल आर्क इस तरह से यहाँ पर ले लिया है, एक छोटा सा एलिमेंटल आर्क है जिसको मैंने इधर दिखा रखा है। ये dl लेंथ का आर्क है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट को हम क्या मान के चलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो इस dl लेंथ के आर्क को मैंने पॉइंट चार्ज dq के रूप में दिखा रखा है। अच्छा, अब जो सेंटर पे रखा प्लस Q0 चार्ज है वो इस dq नाम के पॉजिटिव एलिमेंटल चार्ज को एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जिसको मैंने df से दिखा रखा है।
फिर बच्चों बात करते हैं टेंशन की। तो जो टेंशन होती है रिंग में वो टेंजेंशियली एक्ट करती है। तो इस एलिमेंटल आर्क में मैंने टेंजेंशियली इस तरह से टेंशन दिखा रखी है टी और टी। आर्क का टोटल एंगल बच्चों यहां से यहां अगर आप समझ पाएंगे तो ये टोटल एंगल मैंने थीटा माना है। बीच में मैंने एक एंगल बाइसेक्टर लाइन दिखा रखी है, तो आधा θ/2 एंगल इधर है और θ/2 एंगल इधर की तरफ है, और कैपिटल आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ रिंग। अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़े स्तर पे आपको यहाँ समझाता हूँ ताकि आप समझ सके। सारी चीजें आपने यहाँ तक इसको देख ली है। ये रहा हमारा डायग्राम, वही आगे बच्चों ये वही आपका एलिमेंटल आर्क है डीएल, जिसको आपने पॉइंट चार्ज डीक्यू माना था। मैं इस पे दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको ऐसे समझाने के लिए बता देता हूँ। ये पॉजिटिवली चार्ज आर्क है हमारा इस तरह से। सेंटर पे एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा था। प्लस क्यू नॉट चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है डीएफ, और टेंशन जो है वो टेंजेंशियली इस तरह से एक्ट कर रही है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स करेंगे। ये एंगल θ/2, ये एंगल θ/2, रेडियस कैपिटल आर के बराबर आपने दिखा रखी है। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये एंगल θ/2 है, ये एंगल 90 होगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है। अगर ये θ/2 है, ये 90 है, तो बच्चों ये जो एंगल यहां से यहां बचा, ये कितना बचेगा, 90 माइनस θ/2। अगर ये एंगल 90 माइनस θ/2 है और ये टोटल 90 है, तो ये कितना बचा, θ/2। एक बार फिर समझ के देख लीजिए बच्चों, अगर ये एंगल θ/2 है, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 क्यों है, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। तो अगर ये θ/2 है, ये 90 है, तो ये यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा बच्चों, 90 माइनस θ/2। ये 90 माइनस θ/2 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा इधर, θ/2। अब बच्चों ये जो टेंशन यहाँ पे आपको लगते हुए दिख रही है, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो θ/2 एंगल के कारण टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जाएगा t cos θ/2, एक कंपोनेंट नीचे जाएगा t sin θ/2। ऐसे इधर की तरफ से टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जाएगा t cos θ/2, एक कंपोनेंट नीचे जाएगा t sin θ/2। बच्चों आप देख पा रहे होंगे t cos θ/2, t cos θ/2, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और t sin θ/2, t sin θ/2, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2t sin θ/2। और बच्चों ये 2t sin θ/2 जो टेंशन के कंपोनेंट आ रहे हैं, ये आपके डीएफ फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे। टेंशन का सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, तो डीएफ फोर्स जो है वो 2t sin θ/2 से बैलेंस हो रही है, क्योंकि रिंग में इस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि डीएफ बराबर क्या होगा बच्चों, 2t sin θ/2। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं, सिंस रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, इसीलिए डीएफ बराबर क्या होगा, 2t sin θ/2। बच्चों हमने बहुत छोटा सा एलिमेंटल आर्क लिया है। अगर आर्क लेंथ बहुत कम लिया है, तो जो एंगल यहाँ सेंटर पे बन रहा होगा थीटा, वो भी बहुत छोटा एंगल होगा। तो क्योंकि थीटा स्मॉल है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि स्मॉल एंगल के लिए हम साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिख देते हैं। तो मैंने अगले स्टेप में साइन θ/2 को θ/2 लिख दिया है। डीएफ बराबर यहां से आप देखेंगे बच्चों, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और डीएफ बराबर क्या आ जाएगा, t थीटा। अब डीएफ क्या है, डीएफ इज द फोर्स ऑन एलिमेंटल चार्ज dq, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम, k, ये dq चार्ज जो यहाँ पे हमने दिखाया था इस जगह पे, k dq q नॉट अपॉन, ये यहां से यहां तक के बच्चों अगर आप दूरी देखेंगे तो वो रेडियस कैपिटल आर के बराबर ही होगी। भाई हमने डायग्राम में फोर्सेस इस तरह से दिखा रखी है, मगर जो डीएफ की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो यही है। तो यहाँ जो एलिमेंटल चार्ज dq है, dq और q नॉट के बीच में फोर्स क्या लगेगा, k dq q नॉट अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ आर्क, आर्क की रेडियस के बराबर ही दूरी है dq और q नॉट के बीच में, एंड दिस इक्वल टू t dl बाई आर। बच्चों dl बाई आर कहां से आया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ इज dl एंड रेडियस इज कैपिटल आर। यहां से और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए हम dq को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl, q नॉट की जगह q नॉट, बाकी सब चीजें एज इट इज। r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और dl से dl यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आप काटापीटी खुद करके देख सकते हैं, मैं डायग्राम में बिना बात कंजेशन नहीं लेकर आ रहा हूँ, आप अपने लेवल पे इसको कैंसिलेशन कर लीजिए। dl और एक r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद टेंशन का आपका रिजल्ट निकल के आएगा k लैम्डा q नॉट अपॉन r। बच्चों k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा मैंने अभी पिछली स्लाइड में लिख के आपको दिखाई थी q अपॉन 2 पाई r, और आगे q नॉट अपॉन कैपिटल R से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t आपकी इंक्रीमेंटेड टेंशन कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, q नॉट अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आपका इंक्रीमेंटेड टेंशन है ऑन प्लेसिंग अ पॉइंट चार्ज q नॉट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
अगर हम ढंग से अप्रोच से चलें तो बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिमिलर हमें मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी आगे को देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों इसी में आगे, हमारा हेडिंग क्या चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। इसके अंदर हमने अभी तक लाइन चार्जेस के बारे में जान लिया था, इसके बाद हमने रिंग के बारे में जाना, और अब हम उसी में अगले हेडिंग पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों निकालते हैं आर्क के सेंटर पर। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सिस पे निकाला था, मगर आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसके सेंटर पे निकालते हैं। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखिए बच्चों, एक ए बी आपको आर्क दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा आर्क है। अल्फा जो मैंने दिखा रखा है, दिस इज द एंगल ऑफ आर्क, आप देख पा रहे अल्फा इज द एंगल ऑफ आर्क, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ आर्क। ये तीन चीजें दिखा रखी है। आपको या तो लैम्डा दे रखी होगी आर्क की, या चार्ज दे रखा होगा, जैसा भी आपको दिया जाए क्वेश्चन में आप अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं। डायरेक्ट लैम्डा दे रखी है तो अभी हमारा फॉर्मूला लैम्डा की टर्म में आएगा। अगर चार्ज दे रखा है तो लैम्डा आपको बनानी पड़ेगी। लैम्डा बनाना बहुत आसान है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क, तो आप लैम्डा अपने आप से बनाएंगे। अभी मैंने आपको बता दिया लैम्डा इस पर चार्ज डेंसिटी है। अब बच्चों इसका जो डेरिवेशन करते हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हमें यहाँ ध्यान से समझना है। दरअसल हम क्या इसमें करेंगे क्या, ये जो आर्क है इसकी एक एंगल बाइसेक्टर लाइन मैंने यहाँ दिखा रखी है, आपको दिख रहा होगा, ये एक एंगल बाइसेक्टर लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है। और फिर क्या करते हैं, इसमें दो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि इस एंगल बाइसेक्टर लाइन से सिमेट्रिकली सिचुएटेड होते हैं। यानी एक थीटा एंगल पर ऊपर एलिमेंट मैंने लिया है डी क्यू, और इस एंगल बाइसेक्टर लाइन से वही थीटा एंगल पर नीचे मैंने एक एलिमेंट लिया है डी क्यू। दोनों सिमेट्रिकली लोकेटेड एलिमेंट्स हैं। एंगल बाइसेक्टर से ऊपर वाला भी थीटा एंगल पर है, नीचे वाला भी थीटा एंगल पर। अब बच्चों ये जो डी क्यू है पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी बनेगा ऐसे इधर की तरफ। ऐसे ये जो डी क्यू है पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी बनेगा इधर की तरफ। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा, थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। आप फिर से देख सकते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहां जहां हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस ओ इज द सेंटर ऑफ द आर्क, हम इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों। अब अगर डी के हम कंपोनेंट्स करें तो आप देख पा रहे होंगे, डी का कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा, इस वाले का भी इधर डी कॉस थीटा, और जो डी साइन थीटा कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन दोनों एलिमेंट्स के लिए डी कॉस थीटा कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और डी साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि सेंटर पर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 100% किसके अलोंग होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग, क्योंकि जो डी कॉस थीटा कंपोनेंट है हमारे बच्चों वो एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग ही ऐड हो रहे हैं। तो ये हमने यहां पर इस तरह से इसको दिखा दिया है। अब आगे की बात इधर सुने बच्चों, वही बात आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 2d cos थीटा भी कह सकते थे, मगर फिर हमें लिमिट्स उसके हिसाब से रखनी पड़ती। मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा है, इंटीग्रेशन डी cos थीटा, मतलब यहां से लेकर यहां तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके डी cos थीटा कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन डी cos थीटा से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर यहां देख लेते हैं बच्चों, ईओ बराबर है इंटीग्रेशन डी cos थीटा। डी क्या माना था हमने, तो मैं एक बार फिर से इस डायग्राम में आपको बता देता हूं। डी आपने इस एलिमेंटल चार्ज डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा है। तो इस एलिमेंटल चार्ज डी क्यू से सेंटर ओ की जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर के बराबर होगी। तो यहां हमने डी की जगह क्या लिख दिया बच्चों, के डी क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, एंड cos थीटा अपनी जगह एज इट इज। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, के डी क्यू को आप लिखते हैं लैम्डा डीएल, लैम्डा की जगह लैम्डा, डीएल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। हमने आर्क वाला एक क्वेश्चन किया था बच्चों, तो यहां पर हम एक छोटा सा एंगल मान लेंगे डी थीटा। मैं आपको याद दिला देता हूं, आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हैं। अगर हम इस तरह से एक डी थीटा एलिमेंट का ये हिस्सा मान ले तो ये जो आर्क लेंथ होती है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम इसको आर डी थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो मैंने डीएल की जगह क्या लिख दिया है, आर डी थीटा, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ऊपर के आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, के लैम्डा बाई आर ऐसा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब बच्चों लिमिट्स पर ध्यान दीजिएगा,
अगर मुझे बी से लेकर ए तक सभी एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन लेना है तो इस एंगल थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी। तो अगर ये टोटल एंगल अल्फा आर का एंगल है एंड दिस इज द एंगल बाइसेक्टर लाइन, तो इसके नीचे नीचे कितना एंगल गया, α/2 इधर और α/2 ऊपर की तरफ। पर बच्चों क्योंकि एक एंगल आपका ऐसे एंटी क्लॉक मेजर हो रहा है और एक एंगल क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, तो लिमिट्स क्या रखी जाती है यहाँ, थीटा इक्वल टू -α/2 से थीटा इक्वल टू +α/2। बी से ए तक के लिए लिमिट क्या रखेंगे, थीटा इक्वल टू -α/2 से थीटा इक्वल टू +α/2। लिमिट्स रख के सॉल्व करते हैं बच्चों। k λ/r बाहर आ जाएगा, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, लिमिट्स -α/2 से +α/2 k λ/r, और ये लिमिट आप रख के देख लीजिए तो यहां से आपका ये बन जाएगा 2 sin α/2। 2 को बाहर लेंगे एंड फाइनली यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बराबर कितना होता है, 2k λ/r sin α/2। बच्चों अच्छी तरह से ये फॉर्मूला आपको रट के रखना है। किसी यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ/r sin α/2। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, यहां कैपिटल R लिखा है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ आर्क, अल्फा इज द एंगल ऑफ आर्क एंड लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ आर्क। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से एक तो ध्यान में रखना है। दूसरी बात, पूरे डिस्कशन से हम ये समझ गए कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग एंगल बाइसेक्टर लाइन। अभी अभी आपने देखा था इस डी कॉस थीटा के कारण ही तो ईओ निकल के आया है, तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग डायरेक्टेड होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग डायरेक्टेड होगा। वही बात ध्यान रखनी है, अगर पॉजिटिवली चार्ज आर्क हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम आर्क, अगर नेगेटिवली चार्ज आर्क हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द आर्क। तो ये बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है बच्चों, और साथ में इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। इनकी मदद से क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर बेस्ड वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। बच्चों पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, यहाँ देखिए आप सेमी सर्कुलर आर्क का केस ले रहे हैं, कैपिटल आर इज द रेडियस, इस पर कुछ चार्ज क्यू है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आपको लैम्डा की टर्म में नहीं क्यू की टर्म में आंसर देने, क्योंकि मैंने आपको आर्क पे चार्ज दिखाया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल सी बात। पहले तो मैं डायरेक्शन भी आपको बता देता हूं। अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज आर्क विल बी अवे फ्रॉम आर्क, तो एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग एक्ट करेगा ईओ, और डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम आर्क। अब बच्चों 3 स्टेप का प्रोसेस है, ध्यान से सुने। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, लैम्डा बनाइए। अगर मैं इसकी लैम्डा बनाऊं तो लैम्डा होगा Q अपॉन लेंथ ऑफ आर्क। बच्चों आप समझ पा रहे होंगे ये सेमी सर्कुलर आर्क है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो आधे सर्कल का अगर हम सरकमफ्रेंशियल पार्ट निकालें तो वो कितना निकल के आएगा, πr। आप खुद सोच लीजिए ये लंबाई जो यहां से यहां तक है ये πr हो जाएगी। मैं πr क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आंसर Q और R की टर्म में देना है। क्वेश्चन में मुझे जो डेटा दिया है मुझे उसी की टर्म में आंसर निकाल के देना है। तो पहले स्टेप में मैंने लैम्डा बना लिए, लैम्डा क्या आ गई है Q अपॉन πr। सेकेंड स्टेप में आप अल्फा को आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चों अल्फा क्या था अपना, एंगल ऑफ आर्क। तो अगर हम एंगल ऑफ आर्क को यहां पर देखें तो क्लियर दिख रहा है ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू पाई, 180 डिग्री का एंगल है यहाँ, तो अल्फा पाई है। मगर मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा आप α/2 की वैल्यू रख लो यहाँ, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 2k λ/r sin α/2 की जरूरत है। मिस्टेक हो जाती है बच्चों, कई बार बच्चे वहां अल्फा की वैल्यू रख बैठते हैं, आपको अल्फा नहीं, आपको α/2 से मतलब है। तो α/2 कितना आ गया अपना बच्चों, π/2। तीसरे स्टेप में फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, 2k λ/r sin α/2। बच्चों ध्यान से देखिएगा, k की वैल्यू जब मैं 1/4πε0 लिखूंगा तो 2 से 4πε0, 2πε0 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मैंने 2k/r की जगह लिख दिया है 1/2πε0r, लैम्डा की जगह मैंने लिख दिया Q अपॉन πr, एंड साइन α/2 की जगह मैंने लिख दिया है साइन π/2। बच्चों साइन π/2 साइन 91 होता है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 2π² r²। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया है इस सेमी सर्कुलर आर्क के कारण। बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने आपको यहां समझा दिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इसी पर बेस्ड।
अब एक नेगेटिवली चार्ज आर्क है, सेंटर O है, रेडियस वही कैपिटल R है, इस पर चार्ज कुछ Q दे रखा है, हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर पर। वही 3 स्टेप का प्रोसेस है बच्चों। सबसे पहली बात डायरेक्शन आपको बता देता हूं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल आप यहां समझ पा रहे हैं तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी 45 डिग्री के एंगल पर। और दूसरी बात, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस बार किधर दिखाएंगे बच्चों? एक तो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर दिखानी है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस बार? टुवर्ड्स द आर्क, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आर्क है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा E0 नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या निकल के आ गई है इस तरह से, टुवर्ड्स द आर्क। अब हम तो यहां इसका मैग्नीट्यूड बता देते हैं। 3 स्टेप बच्चों सेम टू सेम। पहला स्टेप लैम्डा बनाइए, लैम्डा Q अपॉन लेंथ ऑफ आर्क। बच्चों अभी अभी आपने देखा सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ जो है पाई आर थी, तो ये तो 1/4 आर्क है, तो ये 1/4 अगर पार्ट है पूरे सर्कल का तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? पाई आर बाई 2। यहां से लैम्डा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? 2Q अपॉन पाई आर। सेकेंड स्टेप में अल्फा पहचानिए। अल्फा आपको दिख रहा होगा इस बार, जो एंगल ऑफ आर्क है वो खुद पाई बाई 2 है, पर मैंने आपको क्या कहा, हमें अल्फा की नहीं अल्फा बाई 2 की जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई है? पाई बाई 4। थर्ड स्टेप में क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला 2K लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। फिर से बच्चों देखिए, 2K बाई आर की जगह 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा की जगह 2Q अपॉन पाई आर, साइन अल्फा बाई 2 की जगह साइन पाई बाई 4। बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा? Q अपॉन √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर। आपने देखा सेम प्रोसेस हमने किया है, कोई चेंजेस नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना थोड़ा सा आना चाहिए। एक और क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों लास्ट इस पर बेस्ड। इस बार 3/4 आर्क आपको दे रखा है, 3/4 सर्कल जिसको कहा जाता है। ए बी एक 3/4 आर्क है, 270 डिग्री का एंगल है, अगर आप समझ पा रहे हैं। ये एंगल यहां से यहां तक 270 डिग्री का एंगल है। कैपिटल आर रेडियस है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, Q इस पर चार्ज है। प्रोसेस देख लीजिए बच्चों। पहली तो डायरेक्शन आपको बता देता हूं। अगर इस पूरे का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो वह एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा ही होगा। और फिर से क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आर्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अवे फ्रॉम आर्क। तो EO इस तरह से इधर की ओर डायरेक्टेड होगा। अब आपको डायरेक्शन मैंने यहां समझा दी है, अब मैग्नीट्यूड आप समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप लैम्डा बनाइए। लैम्डा क्या होगा? चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ आर्क। बच्चों इस पूरे आर्क की लेंथ अगर पाई आर की टर्म में हम निकालते हैं तो ये कितनी आएगी इस बार? 3 पाई आर बाई 2 के बराबर। आपने अभी भी देखा था कि एक क्वार्टर की पाई आर बाई 2 होती है, तो इसमें 3 क्वार्टर पोर्शंस आ गए, तो 3 पाई आर बाई 2। यहां से लैम्डा क्या लिखी जा सकती है बच्चों? 2Q अपॉन 3 पाई आर। सेकेंड स्टेप में आपको एंगल अल्फा को पहचानना है। तो एंगल जो हमारा अल्फा निकल के आ रहा है, अल्फा बराबर कितना है बच्चों? 3 पाई बाई 2। अभी भी आपको बताया था 270 डिग्री का एंगल, तो अल्फा बराबर क्या है? 3 पाई बाई 2। फिर से बच्चों हमें अल्फा की नहीं अल्फा बाई 2 की जरूरत है, तो अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4 के बराबर। अब थर्ड स्टेप में आके EO का फॉर्मूला लगा देते हैं। EO बराबर 2K लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। 2K बाई आर की जगह 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा की जगह 2Q अपॉन 3 पाई आर, साइन अल्फा बाई 2। बच्चों 3 पाई बाई 4 जो है दैट इज 135 डिग्री एंगल, तो मैंने इसको आगे लिख दिया है साइन 135 डिग्री। सभी वैल्यूज आपको पता है यहाँ, साइन 135 की वैल्यू। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और Q अपॉन 3 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री विच इज 1/√2। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आपका फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन 3√2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच है बच्चों। आपने देखा तीनों क्वेश्चन में हमने एक ही तरह से काम किया है। बस ये है कि अगर आपको चार्ज की जगह लैम्डा दे रखी होती तो आपका ये वाली मेहनत बच जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लैम्डा दे रखी है तो आप सीधे सीधे 2K लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 लगाइए, एंगल अल्फा पहचानिए और अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला निकाल के आंसर बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों हमारे आर्क पर बेस्ड। अब एक और ज्योमेट्री को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना बच्चों, अभी कुछ साल पहले एम्स में एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। बच्चों ध्यान देना है, रिंग नहीं अब डिस्क आ गई है ना, 2D स्ट्रक्चर इस तरह से एक डिस्क है, वही YZ प्लेन में रखी हुई है, जैसे हमने रिंग रखी थी वैसे YZ प्लेन में रखी हुई है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर से x डिस्टेंस पर
एक्सिस पर एक पॉइंट P है, वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये यहाँ पे बताना है। अब बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्चुअली इसका जो डेरिवेशन किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्क को हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिंग्स के कॉम्बिनेशन के रूप में ट्रीट करते हैं। डिस्क का एलिमेंट आपने क्या लिया था, रिंग। अगर मैं इसमें एक एलिमेंटल रिंग लेकर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर की तरफ आता। ऐसे सारे रिंग्स का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ता चला जाएगा, तो डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ अलोंग द एक्सिस होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक तो डिस्क है तो आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी कौन सी वाली दी जाएगी, सिग्मा, नॉट लैम्डा। लैम्डा रिंग में होता है, यहाँ पर अगर डिस्क है तो सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी की टर्म में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर लिखें तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में थीटा आसानी से दिख जाता है तो आप 1 माइनस कॉस थीटा का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको कॉस थीटा नहीं दिख रहा है या रेडियस और डिस्टेंस x की टर्म में आंसर देना है तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू देख सकते हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोथेनिस से कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे टर्म आपका बन जाएगा। तो रिंग के कारण डिस्क के कारण किसी एक्सियल पॉइंट P पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ डिस्क, एक्स इज द एक्सियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। तो जस्ट फॉर्मूला है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखें, अगर कभी इस पर बेस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कर सकें। तो बच्चों यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जाना ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। कई सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस को हमने डिस्कस किया, लाइन चार्ज के बारे में आपसे बात करी, फाइनाइट, इनफाइनाइट। इसके अलावा फिर हमने रिंग के बारे में बात करी, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमने आर्क के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी एंड लास्ट में हमने डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी। यहाँ तक हम अलग अलग ज्योमेट्रीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के लेक्चर में हम ग्राफ्स के बारे में और ELF के बारे में डिस्कस करेंगे।